एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कैसा होता है और बोहर एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करके आप इसे कैसे रैशनलाइज करोगे। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, फिर हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा की क्लासिकल प्रिडिक्शन क्या थी, कि जो क्लासिकल थ्योरी थी ना वो क्या बोलती थी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोहर्स मॉडल। ठीक है बात। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता क्या लगता है, डिफाइंड एज डिसकंटिन्यूअस सेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइंस व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन इज एक्साइटेड, क्या भाई, एक्साइटेड और डी एक्साइटेड फ्रॉम ए क्वांटम स्टेट। यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन होती है ना, अगर आप उसे क्या करते हो बताओ, एक्साइट करते हो तो क्या आना चाहिए, क्या आता हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, समझे बात। और अगर हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, डी एक्साइट, तो क्या हो जाएगा, यानी जब हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है उसको एक ट्यूब में भर के उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने पर उसमें से लाइट निकलती है ना, वो जो लाइट निकलती है उस लाइट को जब एनालाइज किया गया ना तो ये पता लगा कि उस लाइट के अंदर सभी रेडिएशन, सभी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट नहीं होती, कुछ खास वेवलेंथ की रेडिएशन ही क्या होती है, एमिट होती है। समझे बात। तो क्या होता है इसका, लाइन स्पेक्ट्रम आ गया आपको। और सिमिलरली अगर हम कूल हाइड्रोजन में से, क्या कूल एटॉमिक हाइड्रोजन में से अगर हम क्या पास करें बताओ, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस मतलब व्हाइट लाइट पास करें, तो व्हाइट लाइट में से सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ खास वेवलेंथ की रेडिएशन से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थोड़ा इसको भाई आप ऐसे समझ सकते हो, ये इसका बेटा क्या दे रखा है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें क्या होता है, तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कैसे करोगे भाई, पहले तुम पढ़े ना होता क्या है ये, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करने में कैसे फेल हुई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है बात। पहले में देखेंगे कि क्लासिकल या क्वांटम मैकेनिक्स क्या आने से पहले इसके बारे में क्या क्या बातें हमको पता थी। तो एक काम करो, एक ट्यूब लो, एक ट्यूब ले लो, ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में क्या भर दो बताओ, हाइड्रोजन भर दो, इसके अंदर भर दोगे और इसमें से क्या पास कर दो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या भरनी है आपने, मॉडरेट या लो प्रेशर पे हाइड्रोजन, इसमें से क्या पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे बल्ब होते हैं वो ग्लो नहीं करने लगते क्या, जैसे टंगस्टन बल्ब होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ग्लो नहीं करता क्या, ये एलईडी ट्यूब होती हैं उनको ऑन करने पर उनमें से लाइट एमिट नहीं होती क्या। तो सिमिलरली एटॉमिक हाइड्रोजन भरने पर और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी ये ट्यूब क्या करेगी, ग्लो करेगी, इसमें से लाइट निकलेगी। अब हमको नहीं पता ये लाइट मोनोक्रोमेटिक है कि पॉलीक्रोमेटिक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर क्या कर दो, एक पार्टीशन। तो पार्टीशन कर दिया तो यहां पर एक स्लिट रहेगी ना, तो आपको क्या मिलेगी, तो हाइड्रोजन से निकलने वाली जो लाइट है उसकी आप क्या हासिल कर लो, एक नैरो बीम। इस बीम को फिर आप किस में से पास करो, प्रिज्म में से। ठीक है बात। और यहां पर क्या रखो, डिटेक्टर, क्या रखो यहां पर, डिटेक्टर। तो हमको ऐसा स्पेक्ट्रा देखने को मिला, क्या स्पेक्ट्रा भाई, ऐसा स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। मतलब बताओ, आर मैं आपको बताऊं भाई, ये वेव नंबर है, क्या ये आर वेव नंबर में होता है, पता हो ना वेव नंबर क्या होता है। तो हमें क्या देखने को मिला कि एक तो हमको लाइट मिलती है, यानी आपको इस डिटेक्टर के ऊपर हर जगह इफेक्ट नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या है
इसमें से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, पहली बात तो इस डिटेक्टर के ऊपर आपको मल्टीपल जगह पे इफेक्ट नजर आया, इसका मतलब क्या है कि इसमें से क्यों आपको पता हो ना, इसमें से अगर मल्टीपल वेवलेंथ हुई तो वो अलग अलग एंगल पे क्या होंगी, मुड़ेंगी, और अलग अलग एंगल पे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, और अलग अलग क्या देंगी आप अपनी पीक देंगी, इजंट इट। तो हमने क्या पाया कि इस डिटेक्टर के ऊपर कई जगह इफेक्ट मिलता है, इसका मतलब इसमें से कोई एक लाइन नहीं निकलती, यानी कि हाइड्रोजन गैस में से, एटॉमिक हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो लाइट निकलती है वो कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक की पॉलीक्रोमेटिक। पहली बात तो क्या है, पॉलीक्रोमेटिक। फिर क्या पाया कि इसमें मल्टीपल जगह पे तो है इफेक्ट, लेकिन मान लीजिए यहां पर इफेक्ट है, फिर यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है बीच तक, फिर इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, सभी वेवलेंथ एमिट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ये कुछ खास वेवलेंथ क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, या कुछ खास वेवलेंथ बोलो या कुछ खास क्या बोलो, वेव नंबर की रेडिएशन से क्या कर रहा है, ये एमिट करता है। ठीक है बात। तो ये बताओ भैया, देखो ये बना रखा हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो एक तो हमको पता क्या मिली, बताओ एक तो हमें क्या मिलती है, लाइमन सीरीज। तो ये है आर, ये आर होता है जो आर, भाई ध्यान रखियो, एक वेव नंबर में एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेव नंबर को हम किससे शो करते हैं, आर से। ठीक है, तो 1 आर के ऊपर, जैसे 12 को हम दर्जन से शो नहीं करते क्या, तो एक पर्टिकुलर वेव नंबर को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो एक तो हमको रेडिएशन कहां मिलती है, बताओ भाई, ये बताओ कहां मिल रही है हमको, 1 आर पे। तो हमें क्या पता लग रहा है, ये तो कहां पर है, यहां पर जो ये रेडिएशन है ना, इसका वेव नंबर क्या बताओ, 1 आर कितना है, और इसका बताओ कितना, इसका कितना है, इसका 0.75 आर, कितना है 0.75 आर। तुम क्या कहेंगे कि 0.75 आर से लेके 1 आर के बीच में, तो क्या 0 आर से लेके क्या 0 आर की, सॉरी 1 आर की रेडिएशन, 1 आर वेव नंबर की, अरे ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, नहीं समझे बात। तो 1 आर वेव नंबर की रेडिएशन एमिट होती है, बिल्कुल होती है। 0.75 आर की रेडिएशन भी क्या होती है, एमिट होती है ना। लेकिन आप ये बताओ, क्या 0.75 आर, ये बताओ कौन सी है, ये कौन सी है, ये 0.75 आर की है, तो इससे आगे क्या होगी 0.76 आर की। तो क्या 0.76 आर पे कोई रेडिएशन आपको मिलती है, नहीं। 0.77 आर पे नहीं, 0.78 आर पे नहीं, 0.8 आर पे नहीं, 0.81 आर पे नहीं ना। तो अब क्या नजर आ रहा है कि या तो 0.7 आर की रेडिएशन निकल रही है 0.75 की, या फिर सीधे निकल रही है, ये बीच के वेव नंबर क्या है, अब्सेंट, ये बीच की वेवलेंथ एमिट नहीं हो रही ना। बोलो बोलो भाई, फिर इसके बाद सीधे कौन सी, ये वाली, तो बीच में खाली जगह नहीं क्या, यहां से यहां तक जहां पर ये वर्टिकल लाइन है ना, इसका मतलब क्या है कि इस वेव नंबर की रेडिएशन एमिट हो रही है, और जहां पर कोई वर्टिकल लाइन है इसका मतलब क्या है, इस वेव नंबर की कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही है। तो आपको क्या पता लग रहा है कि 0.75 आर के बाद सीधे ये निकलती है, बीच में कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती, और इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो हम क्या बोलेंगे 0.75 आर से लेके 1 आर के बीच में भी सारे वेव नंबर एमिट नहीं होते, कुछ खास वेव नंबर क्या होते हैं, एमिट होते हैं, ये समझे बात। और इनमें लगातार गैप क्या, और लगातार घट नहीं रहा है क्या, देखो बताओ। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन नहीं, जो ये जो सीरीज ऑफ रेडिएशन है, ये रेडिएशन, ये रेडिएशन, ये रेडिएशन, ये जो रेडिएशन भैया, इनके सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, क्या बोलते हैं इनको। तो हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज में दो सक्सेसिव, क्या लाइमन सीरीज में दो सक्सेसिव रेडिएशन के वेव नंबर का गैप लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलो भाई बताओ, क्या इसमें और इसमें तो गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें गैप क्या है, कम है। उसमें तुम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग। तो लाइमन सीरीज में जो 1 आर पे आ रही है और जो 1 आर से पहले आ रही है, उनका तो गैप बहुत ही कम है, वो तो ना के बराबर है। लेकिन जो 0.75 आर पे आ रही है और उससे आगे आ रही है, उनमें गैप बहुत ज्यादा है। आगे आपको तो एक तो आपको लाइमन सीरीज मिलती है, और एक आपको तो क्या मिलता है बताओ, एक ध्यान से देखो, ये रेड कलर से मैंने क्या शो कर रखी है, और देखो फिर देखो ये कौन सा मान लिया, ये 0.25 आर, कितना 0.25 आर वेव नंबर की रेडिएशन निकलती है ना। फिर से देखो कौन सी निकलती है बताओ,
0.754 की। तो मैंने क्या पाया कि 0.254 से लेके 0.754 की रेंज में कोई रेडिएशन एमिट नहीं हो रही ना, मतलब किसी रेडिएशन का वेव नंबर 0.264 नहीं है, किसी का 0.54 भी नहीं है। या तो कौन से निकलती है 0.254 की, या फिर 0.754 की, बीच की सारी क्या एब्सेंट है क्या? नहीं है आपको। तो कैसा स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन आपने फिर से एक बात देखी, जैसे यहां पर एक ट्रेंड था, तो यहां भी आपको एक लाइंस का एक सेट नहीं मिल रहा क्या? ये लाइन और ये लाइन, इनमें गैप क्या है? ज्यादा, इनमें गैप कम, इनमें गैप और भी कम है। तो जैसे यहां पर, तो इन लाइंस के सेट को हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। किसको बोलते हैं इसको? ये मैंने कलर अलग से मैंने बना रखा कलर, ये कलर मैंने दिखा रखा है ताकि आपको पता लग जाए कि ये सीरीज कहां से कहां तक है। तो हमको एक तो रेडिएशंस का सेट मिलता है लाइमन सीरीज, एक क्या मिलता है हमको? बाल्मर सीरीज, और एक क्या मिलता है आपको? इसको बोलते हैं, बोलो, लाइमन बाल्मर पास्चन। तो आप ये बताओ, पास्चन सीरीज की हाईएस्ट वेव नंबर, और ये क्या पास्चन सीरीज की लोवेस्ट वेव नंबर। नहीं समझे बात? तो पास्चन सीरीज की हाईएस्ट से बाल्मर का लोवेस्ट वेव नंबर क्या है? ज्यादा नहीं है क्या? तो क्या इनमें कुछ ओवरलैप है क्या? नहीं। ओवरलैप का मतलब क्या है बताइए? ओवरलैप का मतलब क्या है? जैसे आप ये बताओ, लाइमन सीरीज की रेंज कहां से कहां तक है? 0.754 से लेके 1 आर की रेंज में कौन एमिट होती है? लाइमन सीरीज। नहीं समझे बात? तो लाइमन सीरीज की लोवेस्ट रेडिएशन और बाल्मर सीरीज की हाईएस्ट रेडिएशन, क्या उनमें कोई मिक्स है क्या? ओवरलैप है? नहीं। बाल्मर सीरीज की हाईएस्ट रेडिएशन क्या होगी बताओ? कितनी की होगी? 0.254 की है। उसकी लोवेस्ट क्या? 0.75। तो बहुत कम है ना। तो हम क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज में और लाइमन सीरीज में कोई ओवरलैप नहीं है ना, कि है? और सिमिलरली बाल्मर सीरीज में और इसमें भी कोई ओवरलैप नहीं है ना, कि यहां पर ओवरलैप? लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर और भी सीरीज आती हैं। 0 यानी 0 आर है क्या ये? बस सारी लाइन कहां से कहां पर आएंगी? 0 आर से लेके कहां तक होंगी? मैं आपको बताऊं, सीरीज का एक सेट यहां भी होता है, उसको आप अलग कलर से शो कर दियो। ये समझे बात? एक यहां पर सेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। वो भी क्या कन्वर्जिंग, लेकिन लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज की हाईएस्ट कहां से आएगी? यहां से आएगी। मतलब जहां पर पास्चन की पहली है ना, जहां पर पास्चन की लोवेस्ट है, उससे आगे कौन निकल जाएगी? ब्रैकेट की आखिरी। नहीं है आपको? तो मैंने यहां पर बाकी 2 सीरीज और भी होती, 3 सीरीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 2 सीरीज? और कौन कौन सी हैं? लाइमन बाल्मर पास्चन में शो कर रखी है। 2 और भी होती, कौन सी? ब्रैकेट और पी फंड। मैंने शो क्यों नहीं करी? क्योंकि ब्रैकेट सीरीज यहां से बनेगी। यहां से कौन बनेगी? ब्रैकेट सीरीज। लेकिन वो कहां ओवरलैप कर जाएगी? यहां पर। और यहीं पर कौन सी बनेगी? यहां तो थोड़ा पहले कौन सी बनेगी? पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज कहां ओवरलैप कर जाएगी? ब्रैकेट में। तो पी फंड कहां ओवरलैप कर जाएगी? कहां मर्ज हो जाएगी एक तरह से? पी फंड वाला काफी हिस्सा कहां पर आपको मिला वो मिलेगा? ब्रैकेट की रेंज में आपको ओवरलैप करता मिलेगा, और ब्रैकेट का काफी सारा हिस्सा पास्चन में। तो इसलिए मैंने उनको दिखाया नहीं यहां पर सिंपलिसिटी के लिए। और एक और भी होती है जो बिल्कुल 0 आर के आसपास होती है, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल थोड़ी रेंज में होती है, बिल्कुल थोड़ी सी रेंज में। उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? हम्फ्री सीरीज। नहीं है आपको? तो टोटल क्या होगी मेरे पास? टोटल 6 सीरीज होगी ना, इजंट इट? ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये सीरीज ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इस सब की शुरुआत कैसे हुई। आज हमको ये पता है कि जब हाइड्रोजन को हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें से जो लाइट निकलती है, तो इसमें से पहली बात तो सभी वेवलेंथ या सभी वेव नंबर की रेडिएशन एमिट नहीं होती। कुछ खास वेव नंबर्स की रेडिएशन से क्या होती है? एमिट। तो क्या इसका लाइन स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। दूसरी बात क्या, वो डिसकंटिन्यूटी कैसी है कि लाइंस का एक सेट एक होता है, एक सेट एक सेट। समझ आप? लाइन से क्या 6 सेट है, एक सेट को हम क्या बोलते हैं? तो जो हाईएस्ट वेव नंबर का सेट हो, जो क्या हो? हाईएस्ट वेव नंबर का सेट हो, यानी जो रेडिएशन वेव नंबर कहां से कहां तक रखती हैं? 0.754 से लेके 1 आर की रेंज में, उन रेडिएशंस को मैं क्या बोलता हूं? लाइमन रेडिएशंस। क्या बोलता हूं उनको मैं? लाइमन रेडिएशन। नहीं है आपको?
उससे कम वाली को क्या बोलता हूं, बाल्मर, फिर कम वाली को पास्चन ब्रैकेट और पिफंड। समझे आपको? और लाइमन, बाल्मर और पास्चन आपस में ओवरलैप नहीं करती, लेकिन ब्रैकेट का ओवरलैप कर जाएगी पास्चन में, और पिफंड का ओवरलैप कर जाएगी ब्रैकेट। ये है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको हो गए, ये पता कैसे लगा हमको कि ऐसा होता है? तो ये सारी सीरीज एकदम से पता नहीं चली भाई, मैं आपको बताऊं, इनमें से ये 1 बाय 1 पता चली है। ठीक है, सबसे पहले पता कौन सी पता चली थी? बाल्मर सीरीज। क्या? ये तो आज हमको पता है, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम था ना, सबसे पहले पता है किसने रिकॉर्ड किया था? बताओ भाई। 1853 में एक स्वीडिश, कौन थे? बोलो भाई। साइंटिस्ट थे जिनको हम क्या बोलते हैं? एजे एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं जिनको? उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया था। उन्होंने पता क्या किया? बताओ। उन्होंने बेटा क्या किया? उन्होंने ये किया, क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारे डिटेक्टर हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो लाइमन सीरीज होती है ना, ये अल्ट्रावायलेट में होती है। कहां पर होती है? तो इनको हम देख नहीं सकते, लाइमन रेडिएशंस को हम नहीं देख सकते। सारी की सारी बाल्मर रेडिएशंस को भी हम नहीं देख सकते। समझे बात? लेकिन हम बताओ किन को देख सकते हैं? सॉरी, बाल्मर की भी कुछ लाइन वास्तव में आपको तो यहां पर बताओ कितनी लाइन है? यहां पर लाइन कितनी है बताओ? बहुत सारी नहीं है क्या? लाइमन लाइन भी है, ब्रैकेट भी है, बाल्मर भी है, पास्चन ब्रैकेट भी। समझे बात? लेकिन हमारी आंखें सिर्फ बाल्मर सीरीज की 4 लाइन देख सकती। कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाली और सिर्फ इन 4 को आप आंखों से देख सकते हो। ये कहां होती है? विजिबल रेंज में। बाकी सारी कहां होती हैं? ये कहां पड़ती है? अल्ट्रावायलेट में। कहां पड़ती है? अल्ट्रावायलेट में। इसको आप नहीं देख सकते। और लाइमन पूरी कहां पड़ती है? अल्ट्रावायलेट में। और ये पास्चन कहां पड़ती है? इंफ्रारेड में। और ब्रैकेट पिफंड कहां पड़ेंगी? इंफ्रारेड में। तो हम सिर्फ इसको, अच्छा ये मैंने, ये जो लाइन ये रेड ही होती है नहीं आपको? अरे यहां पर तो मैंने कलर वैसे शो कर रखा, आपको हो गए ये पास्चन मुझे नजर तो आ रही ब्लू। अरे ब्लू तो मैंने बना रखा समझाने के लिए, हमको वास्तव में नजर नहीं आएंगी। तो 1853 में जो एंगस्ट्रॉम में एक्सपेरिमेंट किया था ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कौन सी लाइन ऑब्जर्व हुई थी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपकी जो बुक्स होती है ना, इवन भाई एनसीईआरटी वगैरह की, उनके अंदर भी कई बार सीरियस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती हैं, बाकी तो होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म ठीक, कौन सी बात गलत है। ओके, तो क्या करना है आपने? इसको आपने गर्म किया, सॉरी इसमें एक टिश्यू पास की, तो इसमें से एक नया बीम हासिल कर ली, प्रिज्म से टकराया ये। तो प्रिज्म में क्या होगा? अगर इसमें मल्टीपल वेवलेंथ हुई तो वो अलग अलग एंगल पे क्या होंगे? मुड़ जाएंगी ना। तो यहां पर आप पता है डिटेक्टर क्या लगा दो? यहां पर आप एक बताओ, आप इस कमरे में पूरे में अंधेरा रखो, यहां पर आप पूरे कमरे में क्या रखो? अंधेरा रखो। समझ गए बात? पूरे कमरे में घुप अंधेरा है, सिर्फ यहां से नैरो बीम निकलती है, वो किसे पड़ती? प्रिज्म पे। और इसी के सामने एक स्लेट रख दो, कर दो एक स्लेट, ऐसे रख दो, लेकिन स्लेट ऐसे भाई, कैसे? स्लेट ऐसे। तो स्लेट के ऊपर पता मुझे क्या नजर आएगा? यहां पर तो मुझे नजर आएगी, एक तो नजर आएगी रेड लाइन, क्या नजर आएगी? एक टील, एक ब्लू और एक वॉयलेट। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 4 लाइन तो मुझे साफ साफ नजर आ गई। यहां टक्कर मारी, वो क्या है? रेड लाइन। ये कौन सी है? टील। नहीं आपको समझ में? ठीक है, तो आपको ऐसा स्पेक्ट्रम नजर आएगा। तो शुरुआत में बेटा सिर्फ ये 4 ही, बल्कि 5। एक तो कौन सी नजर आई? रेड। उसके ऊपर एक तो रेड नजर आई, एक कौन सी नजर आ रही है बताओ? और अगर मैं इसको घुमाना चाहूं ना, क्या नहीं आपको को बात नहीं? अरे इसको आप फ्लिप करके देख सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं आपको समझ में, ताकि आपको भाई पता लग जाए ऐसे था ये। तो ऊपर क्या नजर आएगी आपको? रेड लाइन। फिर क्या नजर आएगी? टील। बोलो भाई, फिर क्या बताओ? ये ब्लू सी है ना, फिर ये क्या? वॉयलेट। देखो एक और भी है, हल्की फुल्की नजर आ रही ना ये, नहीं आपको? तो हम क्या बोलेंगे? तो 1 2 3 4, ये 5वीं तो कहां बैठी बताओ? कहां पर? 6 कैसे होगी? अरे 2 3 4 5, एक और भी क्या? हाँ एक और भी, 6 भाई।
6 सी नजर आ रही है, आ गया आपको। लेकिन मेनली आपको कौन सी नजर आएंगी? 4 5, मतलब आप यहां तक कह लो, बाकी आपको नजर नहीं आएंगी ना। और मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग में उसको सिर्फ 4 ही नजर आई थी। कौन कौन सी? 1 2 3 और 4। तो ये वास्तव में पता कौन सी लाइन है? वास्तव में कौन सी लाइन है? वास्तव में ये लाइन है। कौन कौन सी? जो रेड थी ना वो तो ये थी, टील ये थी। बस इसमें अंतर क्या है, यहां पर मैंने इसको फ्लिप करेंगे, आप क्या करोगे? आप इसको तो रेड होनी चाहिए क्या? अरे भाई यहां पर ये गैप क्या है? ज्यादा, ये गैप कम है, ये गैप कम, और ये गैप क्या है? और भी कम। यहां पर देखिए आप, ये गैप ज्यादा, ये गैप कम, ये गैप कम, ये गैप और भी कम। नहीं आ रहा आपको? तो 2 लाइन से लगातार गैप कम नहीं हो रहा क्या? तो ऐसा स्पेक्ट्रम नजर आया था। तो इसे क्या बोला गया? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया इसको? तो शुरुआत में सिर्फ 4 लाइन विजिबल थी। क्या मानते थे कि हाइड्रोजन जो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो ये सिर्फ 4 ही वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट करता है। एक तो रेड वेवलेंथ की रेडिएशन, एक टील की, और एक वॉयलेट की, एक थोड़ा और वॉयलेट की, बस। नहीं आपको? बाकी एमिट नहीं करता। तो ये बात बेटा कब की बात थी? 1853 की। इसी एक्सपेरिमेंट को 1885 में रिपीट किया एक स्विस फिजिसिस्ट ने। बताओ उसका नाम क्या था? जोहान बाल्मर। कौन भाई? तब तो इनका नाम बाल्मर नहीं पड़ा था आपको, फिर इनका नाम बाल्मर क्यों पड़ा? इनका नाम बाल्मर क्यों पड़ा भाई? आपके दिमाग में आएगा ना, क्योंकि डिस्कवर किसने की थी? एंगस्ट्रॉम ने। डिस्कवर तो किसने की थी? इससे पहले एंगस्ट्रॉम डिस्कवर कर दी थी। बाल्मर ने तो एक्सपेरिमेंट क्या था? रिपीट किया था। तो बाल्मर का नाम क्यों पड़ा? बाल्मर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया। क्या बेटा? क्योंकि ये नहीं पता था कि ये 4 लाइन ही एमिट क्यों होती हैं। ये 4 लाइन ही एमिट क्यों होती हैं? ये कौन सी है? मान ले ये, अरे साइड क्या बढ़ती? मान लिया इस साइड वेवलेंथ, इस साइड बढ़ती वेवलेंथ। क्या बढ़ती है वेवलेंथ? तो रेड ये नहीं हमारे पास, ये तो दिमाग में नहीं आएगा कि यही एमिट क्यों हुई, ये एमिट क्यों नहीं हुई, सॉरी ये बीच वाली एमिट क्यों नहीं हुई रेडिएशन। ओके, तो बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया, उसको बोलते हैं बाल्मर फॉर्मूला। ध्यान रखियो किताबों में आमतौर पे रेडबर्ग फॉर्मूला लिखा होता है और उसको बोलते हैं बाल्मर फॉर्मूला, जो गलत है। बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था ये वाला कि लैम्डा स्क्वायर, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू, बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया, बाल्मर ने नहीं है, एक फॉर्मूला तैयार करने ट्राई की जिसके आधार पे इनका वेव नंबर प्रिडिक्ट किया जा सके। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इतने पे ही क्यों आई, दिमाग में सवाल नहीं क्या ये। तो बाल्मर ने क्या फॉर्मूला दिया? बाल्मर ये बोला भाई कि जो रेडिएशन एमिट होती है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, उनकी वेवलेंथ मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू बी, ऊपर क्या लिखो? एम स्क्वेयर बाई, बताओ, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। और ये बोल दिया कि एन की वैल्यू क्या होगी? 2। एन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। एन बराबर 2 होगा तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन गया? बताओ बेटा, यहां पर क्या 4 नहीं हो गया हमारे पास? एन की वैल्यू 2 ही तो, ये क्या मेरे पास 4 आ गया? तो बोले एम की वैल्यू पता, जहां पर एन की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू पता क्या है? बताओ एम की वैल्यू होगी या तो 3 या 4 या 5 और या 6। सिर्फ ये वैल्यू होंगी एम की। कौन कौन सी? 3 4 5 और 6। ओके, और इस बी की वैल्यू क्या बताओ? तो बाल्मर ने नहीं ये जो फॉर्मूला तुक्के से बनाया था, बिल्कुल कैसे बनाया था? तुक्के से बनाया था, लेकिन बोला भाई ये फॉर्मूला है, तो बोला भाई इस फॉर्मूले के जरिए अब बी की वैल्यू क्या होती है बताओ? बी की वैल्यू क्या होती है? 3.645 10 की पावर माइनस 7 मीटर। 3.645 10 की पावर माइनस 7 मीटर नहीं है क्या? पक्की बात है। तो बोला भाई ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, एक काम और से किसमें कन्वर्ट कर दो? नैनोमीटर में, इंटू 10 की पावर, सॉरी अरे नहीं, अरे क्या था मेरे पास? ये मीटर था ना। अब एक काम करो, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी, और 1000 से क्या कर लो? इसको 100 से भाग करो, 100 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो जाएगा?
100 से इसको मल्टीप्लाई किया, भाग किया तो क्या हो जाए, तो 7 नहीं है, ये -9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 से मुझे मल्टीप्लाई किया तो 364.5। तो ये क्या है मेरे पास, नैनोमीटर नहीं आएगा मेरे पास ये, तो 364.5 नैनोमीटर लिख दिया मैंने ये। तो बोला अब अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं 3, क्या लिखूं मैं, नहीं है आपको। अब अगर यहां पर मैं क्या लिखूं 3 लिखूं तो ऊपर क्या है बेटा 3 तिया 9 आएगा, नीचे क्या है बताओ 3 तिया 9 माइनस 4 क्या आएगा 5, तो 9 बटे, बताओ तुम क्या बोलेंगे, तो मेरे पास आएगा 9 भाग में 5, अरे रख दे रे, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दो, अरे 9 भाग में 5, 9 भाग में 5 आ गया ना हमारे पास, तो आ गया 1.8 इंटू कितना हमारे पास 365 करोड़ लगा लो, 657 कितना आया, और एग्जैक्ट जो लाइन निकल रही थी ना ये 657 नैनोमीटर की आसपास से होती है, नहीं आपको समझ में। अब अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं मैं 4, अब अगर यहां पर क्या लिखूं मैं, तो ऊपर क्या है 4 चौक 16, बेटा 16 माइनस और नीचे क्या आएगा 16 माइनस 4 12, तो 16 भाग में 12 कितना होता है 1.33, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 365 से 486, वो जो टी लाइन थी वो 487-86 के आसपास ही है। तो कमाल की बात क्या थी, ये जो फॉर्मूला था ना बाल्मर ने ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि जिसमें आप क्या पुट करो, यहां पर आप 3 पुट करोगे ना तो जो वेवलेंथ आएगी वो इसी की आती है, यहां 4 पुट करते हो तो इसकी वेवलेंथ आती है, तो और 5 पुट किया ना तो ये जो वेवलेंथ करेगा प्रिडिक्ट एग्जैक्टली उतने की क्या होती है एमिट होती है। और अगर आपने क्या किससे आपने क्या पुट किया तो जो वेवलेंथ है वही आएगी। अब समझे इन लाइंस का नाम बाल्मर लाइंस क्यों पड़ा, क्योंकि बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया, बाल्मर से बोला भाई तूने फॉर्मूला बनाया कैसे, बोला इतनी ना पूछो मेरे से भाई, क्या जात ना पूछो साधु की उसने बोल दिया भाई जात ना पूछो साधु की, भाई ये नहीं पता उस फॉर्मूला है मेरा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ना तो तुम भाई जो ये 4 लाइन आती है ना विजिबल लाइन में, जो एक्सपेरिमेंटल 4 लाइंस का वेव नंबर होता है उन्हीं वेव नंबर को आप यहां से मालूम कर सकते हो, समझे बात। तो इसलिए उनके ऑनर में इनका नाम क्या पड़ गया बताओ भाई, बाल्मर सीरीज। लेकिन पता नहीं था कि ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है बात, वो तो मैं आपको बताऊं भाई। फिर 1885 में ये बात की थी ना बाल्मर ने, समझे बात। फिर 1888 में रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, बुक्स में रेडबर्ग फॉर्मूला बाल्मर लिखा होता है और रेडबर्ग फॉर्मूला गलत लिखा होता है, ओके। तो 1888 में एक फॉर्मूला और आया, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिट एंड ट्रायल से एक फॉर्मूला दिया। अच्छा बताओ बाल्मर का फॉर्मूला जो वेव नंबर, बाल्मर का फॉर्मूला जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की 4 रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ कैसे करता प्रिडिक्ट, वेवलेंथ में कि वेव नंबर में, वेवलेंथ में। बाल्मर का फॉर्मूला किसमें करता प्रिडिक्ट, वेवलेंथ में करता प्रिडिक्ट, ना कि वेव नंबर में, समझे बात। तो इसी तरीके से 1888 में एक साइंटिस्ट और थे रेडबर्ग, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने भी क्या बताया कि जो ये 4 लाइन होती है ना, क्या होती है जो ये 4 लाइन, उन्होंने इसका वेव नंबर बताया। क्या बताया, वेव नंबर, यानी वेवलेंथ नहीं वेव नंबर। उन्होंने वेव नंबर का फॉर्मूला दिया, वे बोले भाई एमिटेड जो लाइन होंगी ना उनका वेव नंबर आएगा इस फॉर्मूला से, किससे कि R इंटू 1/n L स्क्वेयर माइनस 1/nh स्क्वेयर। बोला भाई इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इन्हीं 4 लाइन को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो बोले अगर आपने एन एल की वैल्यू क्या पुट कर दी बताओ 2, और एन एच की वैल्यू आप क्या पुट करोगे। अच्छा ध्यान रखिए, ये जैसे बाल्मर कांस्टेंट वेवलेंथ में नहीं, बाल्मर कांस्टेंट मीटर में नहीं आया करता,
उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। तो सिमिलरली ये किस में होता है, मीटर में नहीं, ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स में या मीटर इनवर्स में, नैनोमीटर इनवर्स में, यानी कि क्या होता है, ये वेव नंबर में होता है। ये नहीं आपको, अगर बाल्मर का फॉर्मूला में कांस्टेंट मीटर में था तो वेवलेंथ आती थी ना, तो यहां पर ये वेव नंबर में है तो यहां पर ये भी किस में आएगा, वेव नंबर में आएगा। नहीं आपको, तो उसने क्या बोल दिया, अगर यहां पर मैं क्या पुट करूं, 2 पुट करूं ना, क्या पुट, यहां पर 2 पुट करूं और यहां पर 3 पुट करूं, तो जो वेव नंबर आएगा ना वो इसका आएगा, और यहां पर 2 और 3 पुट करूं तो इसका आएगा वेव नंबर, और एग्जैक्टली सेम आंसर आए। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई। लेकिन रिडबर्ग ने एक काम किया, तो आप कहोगे भाई अगर रिडबर्ग फॉर्मूला क्या बताता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस की वेव नंबर, और वो बताता है वेवलेंथ, तो दोनों फॉर्मूला में कोई ना कोई क्या होना चाहिए, लिंक तो होना ही चाहिए ना, इजंट इट। तो आप इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हो। तो जो हमारे पास क्या, तो आप नहीं है, रिडबर्ग फॉर्मूला को कन्वर्ट करते हैं एक बारी बाल्मर फॉर्मूला में, क्योंकि रिडबर्ग फॉर्मूला बताता क्या है, वेवलेंथ। तो आप ये बताओ, अगर सॉरी वेव नंबर, वेव नंबर फॉर्मूला, अगर मुझे इसे वेवलेंथ में कन्वर्ट करना हो तो वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करके, क्या करके, रेसिप्रोकल, इजंट इट। तो क्या करो, तो पहले बताओ लैम्डा क्या होगा हमारे पास, लैम्डा क्या होगा मेरे पास, नहीं इसको इसका उल्टा करो। अच्छा, तो उसमें एन एल की जगह कौन था, 2 था ना, 2, और एन एच क्या करता है, एम वह करता ना, इजंट इट। तो आपने क्या करना है, इसको आप न्यू बार क्या होता है, 1 बाई लैम्डा, न्यू बार क्या होता है भाई, तो आप इसको लिखो न्यू बार इज इक्वल टू, इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर, इसको 1 बाई लैम्डा लिख लो, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, और पता है इस आर को आप कैसे लिख सकते हो, ये आर क्या होता है, बी बाई 4, आर क्या होगा, सॉरी 4 बाई बी, आर क्या होगा, 4 बाई बी, आर को अभी ये वेव नंबर में ही है, अभी ये वेव नंबर में ही, क्यों, 1 बाई लैम्डा है, नहीं समझे बात। तो आर क्या हटा दो, 4 बाई बी से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, 1 बाई एन एल क्या पुट करना है, 2 का स्क्वायर, और माइनस 1 बाई एन एच क्या पुट करना है, एम स्क्वायर। नहीं है आपको, तो यहां पर मैंने सिंपली वही, अभी भी ये क्या है, वेव नंबर में ही है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या है, 1 बटा लेंथ, लेंथ इनवर्स है, यहां भी क्या है, लेंथ इनवर्स। लेकिन अब मैं इसको अंदर मल्टी, तो 1 बाई लैम्डा क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 4 बाई बी इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास, बताओ अंदर क्या आ गया, 1 बाई 4, क्या बेटा बताइए। अच्छा, इसका एलसीएम क्या है मेरे पास, 4 एम स्क्वायर आएगा ना, ऊपर क्या पहुंच जाएगा बताओ, एम स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब बेटा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब रिडबर्ग का बाल्मर फॉर्मूला आया करता, वेवलेंथ का आया करता ना, तो लैम्डा की टर्म निकालोगे, क्या करो, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, लैम्डा ऊपर ले जाओ, उस साइड बी ऊपर हो जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा, एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस 4। यही तो क्या था हमारा बाल्मर फॉर्मूला, आ गया ना। यानी रिडबर्ग फॉर्मूला में अगर मैं आर को क्या लिख दूं, 4 बाई बी, और न्यू बार क्या लिख लूं, 1 बाई लैम्डा, फिर इसको मैं लैम्डा के लिए क्या करूं, रीअरेंज करूं, तो मेरे पास क्या बनता है, बिल्कुल बाल्मर फॉर्मूला। आ गया आपको। तो हम कह सकते हैं कि बाल्मर फॉर्मूला कुछ और नहीं होता, रिडबर्ग फॉर्मूला का ही क्या स्पेशल केस। लेकिन रिडबर्ग को पता नहीं क्यों आइडिया था कि और भी लाइन होती होंगी जो हमको नजर अभी तक नहीं आई है, तो उसने ये नहीं बोला कि एन की वैल्यू, एन एल की वैल्यू 2 ही होगी। जैसे बाल्मर ने क्या बोल दिया था कि एन की वैल्यू 2 होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, 3, 4, 5 और 6। इसने क्या बोला कि जो वेव नंबर होगा ना आर, उसने ये नहीं बोला कि 1 बाई जो एन एल है स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एच, समझे बात, स्क्वायर। तो बोला भाई एन एल क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बोला भाई एन एल क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और एन एच भी क्या हो सकता है, बोलो भाई एन एच क्या होगा बताओ, 2, 3, 4, 5,
एन एल की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 से शुरू होगी, और एन एच की वैल्यू क्या होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि एन एच हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, एन एल से। मतलब अगर एन एल आपने 1 पुट किया है तो यहां पर आप क्या पुट करोगे, 2 3 4 5 6। ये आपने 2 पुट किया है तभी क्या पुट करना होगा, 3 4 5 6। ये 3 पुट किया तो 4 5 6, इस टाइप से। समझ गए बात। तो इसने उसको पता नहीं, इसको क्यों, उसको पता नहीं, आइडिया था कि भाई फ्यूचर में इसका फायदा होना है। और कमाल की बात ये हुई, आगे ये पता लगा कि बाल्मर सीरीज में सिर्फ 4 लाइन होती, और भी लाइन होती हैं, और उनका पता कैसे लगा, और उनके वेव नंबर कैसे हो गए प्रिडिक्ट। अब अगर यहां पर मैं क्या रखता हूं 2, यहां क्या रखता हूं 3, तो बाल्मर सीरीज की पहली लाइन का वेव नंबर आ जाएगा 2 4 से 2 5 2 6, और 2 7 से जो वेव नंबर आया ना वो उसी लाइन का आया जो बाल्मर सीरीज में एक्चुअल में अपीयर होती है। और 2 8 से 2 9 से 2 10 से 2 11 से नहीं आपको, यानी पता लगा भाई, यानी क्योंकि आपको पता ना बाल्मर सीरीज की बाकी लाइन हमको वैसे नजर नहीं आएंगी, उनके लिए हमको खास तरह क्या चाहिएगा, डिटेक्टर। लेकिन क्या पता लगा, उनको भी डिटेक्ट किया, लेकिन उनके जब वेव नंबर पता लगे ना, जब उनको एक्चुअल में डिटेक्ट किया गया तो उनके वेव नंबर इससे मालूम हो गए भाई। तो क्या बोलते हैं इसको, बाल्मर सीरीज, सॉरी इसको बोलते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। ध्यान आपकी किताब में आप एक ये बेसिक बातें होती हैं, लेकिन ये आपकी किताब में गलत दी होती है भाई। ठीक है बात, ओके। अच्छा, तो ऐसे भाई पूरी की पूरी, तो इसने बाल्मर सीरीज पूरी की पूरी क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी ना। लेकिन 1900, ये बात थी 1888 की, लेकिन 1906 के अंदर एक साइंटिस्ट थे लाइमन, क्या भाई, एक साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने नहीं हाइड्रोजन की ट्यूब से कुछ और रेडिएशन निकलती हुई भी महसूस की, और उनका पता लगाया ना, तो उनका जो वेव नंबर था वे पता कैसे मतलब 1906 में नहीं है, 1906 में भाई फिर ये और पता लगा कि ना भाई और भी रेडिएशन एमिट होती है। तब तो क्या मान रहे थे कि हाईएस्ट लाइन कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज की पहली लाइन क्या होती है, मिनिमम वेव नंबर, और ये क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन ये पता लगा कि बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेव नंबर वाली रेडिएशन के अलावा भी उससे भी ज्यादा वेव नंबर की रेडिएशन एमिट होती हैं, और वो भी एक सीरीज में होती है, तो उनके भी कुछ खास वेव नंबर होते हैं। नहीं समझे बात। लेकिन कमाल की बात है, जब यहां पर क्या पुट किया गया, एक जब एन एल क्या पुट कर दिया, अब रेडबर्ग ने बोला था ना कि एन एल को हम 1 भी पुट कर सकते हैं, जब उसको 1 पुट किया गया, 2 पुट किया गया ना, तो पता है कौन सा वेव नंबर आया, एग्जैक्टली इसका, क्या बेटा, इसका वेव नंबर आया। जब यहां पर 1 और 2 पुट किया ना तो ये आया, और 1 और इनफाइनाइट पुट किया ना तो आखिरी लाइन का वेव नंबर आया लाइमन सीरीज की, और 1 और 2 1 और 3 1 और 4 1 और 5, तो यहां से बहुत सारे वेव नंबर क्या होंगे, प्रिडिक्ट नहीं हुए क्या, वो सारे वेव नंबर ये होते हैं, कौन कौन से, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तुम क्या बोलेंगे, तो देखो रेडबर्ग ने फॉर्मूला कब दिया था, 1888 में, 1906 में पता लगा कि ये लाइन होती है, 1908 में क्या पता लगा कि भाई, तब तक फिर 2 सीरीज मानते थे, बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज। लेकिन फिर पता लगा बाल्मर सीरीज की लोवेस्ट वेव नंबर वाली कौन सी थी, रेड थी ना, उससे पहले क्या मानते थे, कोई लाइन एमिट नहीं होती। लेकिन पता लगा कि बाल्मर सीरीज की लोवेस्ट वेव नंबर वाली से लोअर वेव नंबर की रेडिएशन भी एमिट होती हैं, उनकी एक सीरीज होती है, उन्हें क्या बोला गया, पास्चन सीरीज। अब समस्या क्या थी, उन पास्चन सीरीज में जो रेडिएशन है उनके वेव नंबर कैसे प्रेडिक्ट की जाए। तो जब यहां पर क्या पुट किया गया, 3 और 4 3 और 5 3 और 6 3 और 7, तो जो वेव नंबर आए ना वो एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के वही वेव नंबर थे जो कि पास्चन सीरीज में एक्चुअल में रेडिएशन एमिट होती है नहीं आपको। और उससे आगे जाके पता लगा कि पास्चन सीरीज से कम वेव नंबर वाली रेडिएशन भी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। उससे कम क्या पता लगा, पिफंड। फिर क्या पता आगे जाके, हमफ्री। नहीं समझे बात भाई। और ये पता लगा कि अगर हम यहां पर 1 पुट करते हैं, और अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं और यहां पर क्या रखूं, 2 3 4 5 6 7 और वेव नंबर करूं प्रिडिक्ट, तो वेव नंबर सारे किसके आएंगे, लाइमन सीरीज के।
मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ, यहाँ पर क्या पुट करूँ, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, तो जो वेव नंबर आ रहे हैं ना इस फॉर्मूले से एग्जैक्टली इतने इतने वेव नंबर की एडिशन लिमिट होती है। किसमें, बाल्मर सीरीज में। यहाँ पर मैं 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 पुट करता हूँ ना, तो जो वेव नंबर होते हैं प्रेडिक्ट एग्जैक्टली उतने वेव नंबर की रेडिएशन लिमिट होती है पास्चर में। और यहाँ पर क्या पुट करूँ, 4 5, नहीं समझे बात, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10, तो जो वेव नंबर आते हैं ना वो कौन सी होते हैं, ब्रैकेट सीरीज। नहीं आपको, और एंड सो ऑन आ गया आपको। तो ये फॉर्मूला कमाल का नहीं था भाई। तो देखो रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया 1888 में, और सीरीज कब डिस्कवर हो रही है, कहीं आगे जाके, लेकिन तब भी उनको प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो रेडबर्ग का फॉर्मूला आमतौर पर किताबों में लिखा क्या होता है, गलत क्या है मैं, उपकार बोलेंगे इसको क्या, बाल्मर फॉर्मूला, वो गलत है भाई, ये रेडबर्ग फॉर्मूला है। समझ गए बात, बाल्मर फॉर्मूले में बी होता है कांस्टेंट, रेडबर्ग फॉर्मूले में आर होता है। इतना ही समझ लो भाई, बाल्मर फॉर्मूला लिख के उसमें आर लिखा मिलेगा ज्यादातर बुक्स के अंदर, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में लिखा मिल जाए, ठीक है बात, ओके, लेकिन पता होना चाहिए आपको ये। अब करा गया आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये सारी चीजें होगी प्रिडिक्ट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था। तो क्लासिकल थ्योरी सोचा भाई कि हाइड्रोजन एटम ने ये अलग अलग रेडिएशन क्यों एमिट करता है। तो उसने क्या सोचा होगा कि देखो, क्योंकि मैं पहली बात तो आपको बताऊं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिकल थ्योरी बता ही नहीं सकती भाई, उसके पास कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। लेकिन हम ट्राई भी करें तो आखिरी मॉडल कौन सा था, ये स्पेक्ट्रम दिया किसने है, एटम ने। स्पेक्ट्रम दिया किसने है, एटम ने दिया है। तो बोले भाई हमको एटम का मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आखिरी क्लासिकल मॉडल कौन सा था, रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा था, रदरफोर्ड मॉडल हमारे पास आखिरी मॉडल था ना। उसको चेक करते हैं, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, दूर घूमता है ज्यादा एनर्जी, नजदीक घूमता है कम एनर्जी। लेकिन आपको पता भाई वो किसी भी दूरी पे आ सकता है, रदरफोर्ड मॉडल में वो किसी भी दूरी पे आ सकता है, इजंट इट। तो हालांकि रदरफोर्ड मॉडल एटम को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूमेगा तो ये एनर्जी लूज करते हुए कहां टक्कर मार देगा, इसके अंदर टक्कर मार देगा ना भाई। लेकिन चलो हम ये मान ले कि टक्कर मारने के बाद भी एटम बचा रहता, हम मान लेते कुछ समय के लिए, तो हम क्या मानेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम जब हम क्या इसमें से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कहां भाग जाएगा, दूर। जैसे किसी पत्थर के आप धागा बांध के ऐसे घुमाओगे, किसी इलास्टिक स्ट्रिंग से पत्थर बांध के आप तेज घुमाओगे तो पत्थर आपसे दूर हो जाएगा, हल्का घुमाओगे एनर्जी लूज करे आपके नजदीक आ जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, तो ये क्या बोलेगी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा ना, वो दूर और दूर होता चला जाएगा। लेकिन जब वो नजदीक आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा ना भाई, नहीं समझे बात। अब वो कितनी ही दूरी पे नजदीक आ सकता है, क्योंकि इसमें रदरफोर्ड मॉडल में कोई लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल में कोई लिमिटेशन नहीं होती ना, वो किसी भी दूरी से किसी भी दूरी पे आ जा सकता है भाई। तो वो अगर यहां से यहां पर आया तो कम एनर्जी इमिट करेगा, यहां से यहां पर आया तो ज्यादा, यहां से यहां पर आया ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाके किसी भी दूरी पे नजदीक आ सकता है तो उसकी एनर्जी किसी भी अमाउंट से घट सकती है, उसकी एनर्जी किसी अमाउंट से घट सकती है, तो वो किसी भी एनर्जी की रेडिएशन एमिट कर सकता है, यानी वो कोई भी रेडिएशन एमिट कर सकता है। तो क्लासिकल मॉडल क्या बोलता है कि अगर क्लासिकल मॉडल को हम इस्तेमाल करें भी तो उसे क्या करना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसको हर एक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, हर एक वेवलेंथ की। लेकिन होता क्या है, ये कुछ खास वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है। जैसे विजिबल रेंज में आपको पता है, विजिबल रेंज में ग्रीन लाइट एमिट नहीं करता, ना ऑरेंज, सिर्फ एक रेड, एक टील, ब्लू भी नहीं, एक वॉयलेट रेडिएशन, है ना। तो क्यों बाकी रेडिएशन क्यों एमिट नहीं की, सवाल नहीं आता क्या ये, बोलो भाई। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल थ्योरी को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, समझे बात। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वांटम एक्सप्लेनेशन। आमतौर पे आपकी बुक्स में लिखा होता है
कि क्वांटम मॉडल, एक मॉडल होता है आगे आपका बोर मॉडल, एक मॉडल होता है आपका बोर मॉडल से आपका आगे होता है सोमरफेल्ड मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल से आगे होता है वेव मैकेनिकल मॉडल, उसको बोलते हैं क्वांटम मॉडल। लिखा आपकी बुक्स में जो गलत लिखा हुआ है, एब्सोल्युटली गलत लिखा हुआ है। क्वांटम मॉडल तो बोर मॉडल भी है, बोर से पहले सारे क्या है क्लासिकल मॉडल, बोर और बोर के बाद वाले सारे क्या है क्वांटम मॉडल। आगे आपको क्वांटम मतलब भाई कोई कुछ खास ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, भी क्या क्वांटम मॉडल है। तो हम देखेंगे कि बोर मॉडल इस घटना को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो आप कहोगे तो एक्सप्लेन तो घटना ऑलरेडी हो रखी है, कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन को उस ट्यूब में भर के इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो लाइट निकलती है, उस लाइट में जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, उन सभी रेडिएशंस की वेवलेंथ या वेव नंबर को कौन सा फॉर्मूला बता पाता है? R इंटू 1/n(L²- 1/n(h²). ये फॉर्मूला मोर देन सफिशिएंट नहीं है क्या? तो आप कहोगे इस फॉर्मूले ने सारे के सारे एडिशन एक्सप्लेन कर तो दी, उन सब इससे हम सभी के वेव नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर आप कहोगे जरूरत क्या बोर मॉडल की? क्योंकि ये फॉर्मूला कर सकता है प्रिडिक्ट, ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली। ये फॉर्मूला क्या हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करता क्या? फिर आप कहोगे क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गया? नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं पता कहां से आया। क्या समझे बात? ये फॉर्मूला तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन ये तो नहीं पता नहीं फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि ये बना रखा है तुक्केबाजी से। कैसे भाई? तुक्केबाजी से। आइडिया लग कि यहां पर ये लिख देता हूं, यहां पर मतलब दिमाग हिट एंड ट्रायल से। क्या भाई? हिट एंड ट्रायल से फॉर्मूला बना रखा है। अगर कोई रेडबर्ग से पूछे ना कि तूने फॉर्मूला बनाया कहां से, ये आर क्या है, वो क्या पूछ ले उससे, ये आर क्या है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। ये NL NH क्या है, कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता, क्योंकि उस टाइम तक ना तो इलेक्ट्रॉन पता था। 1897 में पता इलेक्ट्रॉन का, तो और ये फॉर्मूला का 1888 में, तो उसको नहीं पता ये NL NH के ऑर्बिट होते हैं, कुछ नहीं पता उसको। उसने बोला सिर्फ क्या नंबर है, 1 2 3 4 पुट करूंगा। 1897 में क्या पता इलेक्ट्रॉन पता लगा था, और ऑर्बिट्स कब पता लगे थे वो तो बहुत आगे। और ये फॉर्मूला कब का? 1888 का। तो रेडबर्ग को नहीं पता है फॉर्मूला क्या है। ये NH NL किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R का उसको फिजिकल मीनिंग नहीं पता, सिर्फ क्या बोल रखा कि NH क्या है, एक नंबर को शो करता है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5, और NH भी एक नंबर को शो करता है जो क्या होगा 2 3 4 5, और R क्या है, सिंपली एक कांस्टेंट। R का मीनिंग उसको नहीं पता। समझ गए बात? तो अब अगर ये फॉर्मूला आपको पता लग जाए ये फॉर्मूला कहां से आया, तो आप ये मान लोगे कि बोर मॉडल भी क्या होगा पूरी तरह से, सॉरी, अब अगर बोर मॉडल से यही फॉर्मूला आ जाए तो आप क्या मानोगे? ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। अब अगर बोर मॉडल यही फॉर्मूला दे तो, ड्राइव कर दे तो आप मान लोगे कि भाई बोर मॉडल ने क्या एक्सप्लेन कर दिया है। सवाल तो ये ना कि फॉर्मूला कहां से आया, ये समझे बात? तो अब बोर के दिमाग में क्या आया, बोर कोई आइडिया नहीं है ऐसा क्या होता है। ये बोर के दिमाग में आया कि जब हमारे पास ये ट्यूब होती है ना, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एटम हाइड्रोजन के होते हैं, और उनमें सब के अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। ये इसमें क्या बैठे हैं, ऑर्बिट्स है भाई। ये एटम है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, और भाई बनेगा नहीं तो बात आपको बोल पड़ेगी। इसमें क्या बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट नहीं है आपको। तो बोला भाई इन जिस ट्यूब में जितने भी हाइड्रोजन एटम है ना, तो बोर के दिमाग में आया कि इस ट्यूब में जितने भी क्या है हाइड्रोजन एटम है, उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन एक वो एक मात्र इलेक्ट्रॉन कहां बैठा, कहां घूम रहा होता है, पहले ऑर्बिट में। कहां घूम रहा होता है, पहले ऑर्बिट में घूम रहा होता है सब में, इन एवरी एटम। लेकिन जब मैं इसमें से क्या पास करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन तो कहां जंप कर जाएगा एनर्जी लेके, N2 में, किसी का N3 में, किसी का N4 में, किसी का N5 में, किसी का N, तो हो सकता है भाई इसके अंदर खरबों खरब एटम है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, खरबों खरब अरब खरब एटम है। तो मान लिया 50 लाख में 50 लाख एटम का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, N2 में, 50 लाख कहां चला गया, N3 में। समझे बात? तो ऊपर चले तो गए,
लेकिन क्या कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में हाई एनर्जी में हमेशा रहती है? आप जब गुस्से में होते हो तो आप हमेशा के लिए गुस्से में रह सकते हो क्या? तो हम एक्साइटेड स्टेट में हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें आज नहीं तो कल आना पड़ता अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी स्टेबल स्टेट में। आ गया आपको? तो सिमिलरली बोर ने क्या सोचा कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं ना, तो इसमें जो ये एटम है, हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन, किसी का इलेक्ट्रॉन पहुंच रखा है n3 में, किसी को, क्या आपको पता है बोर मॉडल क्या बोलता है कि एटम में वो होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट्स, n1 n2 n3 n4 n5, और जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका रेडियस तो किससे आता है? इस फॉर्मूले से। किससे? बोलो भाई, 0.53 n² हाइड्रोजन के लिए बाई z, हाइड्रोजन z1 हो जाएगा। और उनकी एनर्जी क्या होती है एंगस्ट्रॉम में? ये -13.6 z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? जहां पर बोलो भाई तो मुझे पता है यहां पर z1 पुट किया तो n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, तो ऑर्बिट्स डिस्टेंस स्केल पे क्या करेंगे? डाइवर्ज, और एनर्जी स्केल पे कन्वर्ज करेंगे। पता होगा ना आपको भाई, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है बात? तो इसको इस्तेमाल करके, फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इसने क्या बना लिया बोर ने? बताओ, बोर ने क्या बना लिया? एटम। क्या बना लिया भाई? एटम। तो देखो ये तो क्या बोर एटम, ये तो बोर एटम है। बताओ ये क्या पहला ऑर्बिट, ये क्या है? एक नोट पे अगर z की वैल्यू क्या है मेरे पास? z की वैल्यू 1 है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या मान लो? a0 मान लो, एक दूरी मान लो, ठीक है? तो a0 इंटू n², तो n की वैल्यू 1 पुट करो, पहला ऑर्बिट कहां आएगा? बताओ ये कहां है? एक a0 पे, ये कितना है? 2 a0 पे, ये कितना है? 4 a0, सॉरी एक a0 पे, ये 4 a0 पे, ये 9 a0 पे, ये 16 a0 पे, अगला 25 a0 पे, नहीं आपको? तो ये ऑर्बिट्स है ये। और ये क्या है इनकी एनर्जी? तो देखो n1 n2 में डिस्टेंस कम है, n2 n3 में ज्यादा है, 3 4 में और ज्यादा है, 4 5 में और ज्यादा है। तो ऑर्बिट्स डिस्टेंस स्केल पे क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज, यानी n1 n2 में सबसे कम गैप होता है, डिस्टेंस n1 n2 में सबसे कम दूरी होती है। लेकिन जब इनकी मैंने इस फॉर्मूले से क्या बनाई? एनर्जीज, है ना? बताओ भाई, तो n1 n2 में एनर्जी गैप सबसे क्या है? ज्यादा। n1 की एनर्जी क्या आएगी? -13.6, n2 क्या आएगी? -3.4 एंड सो ऑन। नहीं है आपको? तो आपको साफ दिख रहा है n1 n2 में डिस्टेंस सबसे कम है, एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है ना? और n3 सॉरी n इनफाइनाइट और उससे पहले वाला, n इनफाइनाइट और उससे पहले वाले में डिस्टेंस सबसे, लेकिन एनर्जी गैप ऑलमोस्ट क्या? 0। नहीं है आपको? तो डिस्टेंस स्केल पर क्या डाइवर्ज कर रहे हैं। तो क्या बोला भाई कि अलग अलग एटम में अलग जो जाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट हो जाएंगे ना, तो कभी ना कभी वापस तो आएंगे ये। तो किसी एटम का तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? तो जिसमें n2 से कहां पर आएगा? n1 में। तो कुछ एटम कौन से होंगे जिनमें n2 से n1 में आएंगे? कई एटम जहां पर कहां पर आएंगे? तो n2 से n1 में आएंगे, तो n2 की एनर्जी और n1 की एनर्जी गैप क्या होगा? एमिट नहीं होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और कई क्या होंगे? n3 से n1 में आएंगे। नहीं है आपको? तो बताओ, तो बोला भाई n2 से n1 में आएंगे, 3 से 1 में आएंगे, 4 एनर्जीज के लिए 5 7 6 7 7 7 8 7। तो क्योंकि ये क्या कर रही हैं, तो बताओ ये लेवल क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इनसे आने वाली लाइंस भी क्या करेंगे? कन्वर्ज। नहीं है आपको? और ये लाइन क्या होगी? हाई एनर्जी की, ये उससे आएगी, ये उससे आएगी, ये उससे आएगी, उससे आएगी। लेकिन जितनी इस लाइन से ये ज्यादा एनर्जी की है, इससे ये उतनी ज्यादा एनर्जी की नहीं, क्योंकि ऊपर लेवल क्या कर रहे हैं? ये कन्वर्ज कर रहे हैं। नहीं है आपको? तो इसके दिमाग में क्या आया कि लाइमन सीरीज देखो, तो लाइमन सीरीज कैसे आएगी? तो बोला भाई अगर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर आ जाए, तो जिन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? जिस एटम में 2 से 3, जिन एटम्स में 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1 आएंगे ना, तो वो जो एनर्जी एमिट करेंगे वो तो क्या बनाती है? लाइमन सीरीज। हाईएस्ट एनर्जी की
और 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2, 8 से 2, 9 से 2, वो क्या देंगी? बाल्मर सीरीज। और जब ऊपर वाला लेवल कौन सा हो, जब ग्राउंड सेट कौन सा हो हमारा, जो थर्ड में आएंगे 4 से 3, 5 से तो कौन सी? पास्चन एंड सो नहीं है आपको। तो इस तरीके से उसने भी क्या कर दिया, उसने लाइंस की वैल्यू क्या कर दी? प्रिडिक्ट, कि हमको एक तो लाइन के एक तो में क्या मिलना चाहिए, एक तो हमको कन्वर्जिंग सीरीज कहाँ मिलनी चाहिए, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, एक कहाँ मिलनी चाहिए, सॉरी 3 7, 4 7, 5 7, 2 7 नहीं, आपको एक कहाँ मिलनी चाहिए, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, समझ गए बात? एक 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 3 नहीं है आपको। तो इस तरीके से भाई इन्होंने क्या कर दिया, इसको प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इनको टेस्ट करना पड़ेगा ना, तो बोला, तो उसने क्या बोला कि भाई यानी कि अगर यहां पर ऊपर वाले लेवल से कहां पर आएगा, नीचे वाले लेवल में, तो बोला सिर्फ एनर्जी कब एमिट होगी, जब किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, तब एक पर्टिकुलर रेडिएशन क्या होगी, एमिट नहीं है आपको। तो कितनी एनर्जी एमिट होगी बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि एनर्जी सिर्फ कब एमिट होगी, जब किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। तो बीच का एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप नहीं है, ये डिस्टेंस गैप है, एनर्जी गैप अलग बनता, पता होगा ना आपको, मैंने आपको पढ़ा रखा भाई। तो जब किसी हायर एनर्जी गैप से कहां पर आएगा, सॉरी हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, तो अरे भाई जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, किसी डिस्टेंट ऑर्बिट से कहां पर आएगा, क्लोजर ऑर्बिट में, तो उन ऑर्बिट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी एमिट करेगा ना। तो वो एनर्जी एमिटेड आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे, तो एनर्जी एमिटेड डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट, EH क्या है, ENH क्या है, ENH क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस ENL एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। नहीं आया आपको ये, पक्का पल्ले पड़ गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अब EN का फॉर्मूला क्या आया करता हमारे पास, तो डेल्टा E एनर्जी गैप कितना, तो कितना एनर्जी गैप एमिट होएगा, तो एनर्जी गैप का एनर्जी फॉर्मूला क्या करता, ये नहीं, ये तो कांस्टेंट रखने के बाद है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया करता बताओ, हमारे पास बोहर मॉडल ने क्या बताया था, किसी भी बोहर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है बताओ, माइनस ME⁴ Z², क्या है ऊपर, माइनस ME⁴ Z² डिवाइडेड बाई क्या होता है बताओ, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² N², 8 एप्सिलॉन नॉट H², 8 एप्सिलॉन नॉट N² होता होगा, लेकिन क्या बेटा, फोर था नहीं का, ओके। तो ME⁴ Z² मेरे पास ये, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, हायर एनर्जी, तो N को मैं किससे हटाऊं, NH से। अब समझा कि उसको ही नहीं पता था एंगस्ट्रॉम, सॉरी बाल्मर को और रेडबर्ग को, कि ये NH ये M क्या शो करते हैं, इसने बताई वास्तव में क्या होते हैं, ऑर्बिट का नंबर होता है, ऑर्बिट का नंबर। तो NH क्या होगा मेरे पास, ये यहां पर NH लिखूं मैं, और माइनस बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ME⁴ Z² बाई 8 एप्सिलॉन नॉट H² NL², नहीं है आपको, ये क्या होगी, लोअर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, हायर ऑर्बिट की एनर्जी, आ गया आपको। अब ये माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा ना, नहीं बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, आसान है मुश्किल है। अब पहले कौन सा लिखा जाएगा, ये प्लस का हो गया, क्या हो गया माइनस का, तो इसमें कॉमन क्या है, ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² तो कॉमन होगा, तो डेल्टा E बेटा क्या हो जाएगा बताइए, बताओ, ME⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या, हाँ Z² को बाहर आ जाएगा, हाँ Z² ME⁴ Z² और क्या आ गया
8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर को मना गया ना ये, क्या नहीं आया? और अंदर क्या रह गया बताओ? 1 बाई एन एल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एच स्क्वायर। लेकिन अब उसकी तरह ये नहीं है कि हमको ये नहीं पता एन एच एन एल है क्या। यहाँ पर हमको पता है, वहां पर तो सिंपल नंबर हुआ करते, अपने मन मर्जी करके 1 2 3 है। यहाँ पर हमको पता है ये ऑर्बिट का नंबर होता है वास्तव में। मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं है फॉर्मूला? अब आप मुझे बताओ, लेकिन जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनको हमको वेव नंबर में उनको देखते हैं ना कि उनके जूल में या उनकी वेवलेंथ में ना। तो ये एनर्जी एमिटेड जो है ये जूल में आई है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना हो? अब समझे मैंने आपको पहले क्यों पढ़ा था यूनिट कन्वर्जन। अगर मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना हो? वेव नंबर में। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? मैं आपको बताऊं E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है भाई? एच न्यू होता होगा ना। तो न्यू क्या होता है? C बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा क्या होता है? न्यू बार। क्या होता है? तो अगर आप जूल की एनर्जी को किससे भाग कर देते हो? एच सी से। फिर तो E क्या होता है? एच सी न्यू बार होता ही नहीं होता? E क्या होता है? एच सी न्यू बार। तो डेल्टा E को आप क्या लिख दो? तो है तो ये भी एनर्जी ही, सिर्फ डेल्टा मतलब चेंज है बस। तो ये भी क्या होगा? एच सी न्यू बार होगा। जूल जो एनर्जी तो है, तो एच सी बेटा कहां फेंक दो? उस साइड फेंक दो। तो एच क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये सी। नहीं है आपको भाई? मैंने डेल्टा मैंने क्या रख दिया? एच सी न्यू बार। क्योंकि ई क्या होता है? ई क्या होता है? एच न्यू नहीं होता क्या? न्यू क्या होता है? सी बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा क्या होता है? न्यू बार। तो ई क्या होता है? एच सी न्यू बार नहीं होता क्या? तो ई को हटाया मैंने एच सी न्यू बार से, एच सी वहां फेंक दिया, एच क्यूब और सी हो गया ना। अब कमाल देखो आप, कमाल क्या हुआ? यहां से आपने नहीं है रेडबर्ग इक्वेशन भी ड्राइव कर ली। रेडबर्ग ने फॉर्मूला बनाया था। अब रेडबर्ग का फॉर्मूला क्या था? ध्यान रखियो, रेडबर्ग का फॉर्मूला क्या था? न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई एन एल स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन एच स्क्वेयर। ना उसको ये पता आर क्या होता है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, ऐसे पता कर रखा है। अब ये पता है एन एल एन एच। अब एक काम किया गया, तो रेडबर्ग ने जो आर की वैल्यू थी ये एटन ट्रायल से पता की थी, लेकिन जब कमाल पता क्या हुआ? अब हाइड्रोजन के लिए जेड क्या हो जाएगा? एक पुट कर दोगे। और जब अब एम एब ई एप्सिलॉन एच और सी ये सब कांस्टेंट इनकी वैल्यू पुट करोगे, जब इनकी वैल्यू पुट की ना तो जो नंबर आया पता क्या है? वो आर के बराबर एग्जैक्टली। यानी ये क्या होगा हमारे पास? यानी आर बता दी, आर वास्तव में क्या है बताइयो? एम ई की 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी। नहीं है आपको? तो आपने रेडबर्ग कांस्टेंट भी क्या कर लिया? डिराइव कर लिया। अजीब बात नहीं है? मतलब बोर को ताज्जुब हुआ। बोर ने जब अपना मॉडल से फॉर्मूला बनाया ना, ये बनाया फॉर्मूला, तो उसको लगा भाई क्यों ना मेरे पास एनर्जी गैप जूल में आया है, उसको मैं अगर सेंटीमीटर में उसमें कन्वर्ट करूंगा तो एच सी से भाग कर दूंगा इसको। तो उसने जब जेड की वैल्यू 1 पुट की और सारी वैल्यू पुट की ना कॉन्स्टेंट्स की, तो जो नंबर बनाना है, ये जो नंबर बनेगा यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर करके ये थ्योरेटिकली आएगा। ये नंबर वही आया जो किसने देखा था। यानी ये वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूं? रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहां से आपने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। आपने रेडबर्ग कांस्टेंट डिराइव कर लिया और रेडबर्ग इक्वेशन का भी क्या डेरिवेशन हो गया। नहीं है आपको? लेकिन एक अच्छी बात है, z की वैल्यू 1 थी ना, r वास्तव में क्या है? एम ई की 4 आया है, z स्क्वायर नहीं आया ना। तो इसको मैं इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? r। तो बेटा मेरे पास तो बोर ने कौन सा फॉर्मूला दिया बताओ भाई? आर जेड इंटू 1 बाई एन एल स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन एच स्क्वेयर। अब इसको क्या बोल देते हैं? क्या? जेड स्क्वेयर। इसे क्या बोलते हैं? रेडबर्ग फॉर्मूला। किताब में लिखा होता है जो गलत है। रेडबर्ग को जेड के बारे में पता नहीं था भाई। ये बोर फॉर्मूला है। क्या ये बोर फॉर्मूला है। किताबों में कितनी बकवास है भाई। बाल्मर फॉर्मूले क्या लिख रखा है? रेडबर्ग फॉर्मूला। बोर वाले क्या लिख रखा है? रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग वाले को बाल्मर और बोर वाले को रेडबर्ग। कुछ पता ही नहीं भाई, बताओ क्या करें। अब समझे बात?
तो रेडबर्ग फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। लेकिन यहां पर ये क्या है, आप यहां पर Z1 पुट किया हाइड्रोजन के लिए, और आपने यहां पर क्या पुट किया? 2 पुट किया, तो हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए, हीलियम 1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई। और Z3 पुट किया तो क्या हो जाएगा? लिथियम 2 पॉजिटिव का स्पेक्ट्रा आ जाएगा। नहीं है आपको? यानी ये औरों के लिए वैलिड है, यानी ये तो सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन के लिए। और ये किसके लिए है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, यानी जितने भी क्या हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये मैं वैसे बोल रहा हूं, मे भी भाई मुझे पता नहीं, जो पॉपुलर बुक्स नहीं है आपकी मार्केट में अवेलेबल है, उनमें तो बात गलत होती है। नहीं समझे बात? ये सारा मेरी बुक में है भैया। ये सारा कहां पर मिलेगा आपको? जो मैंने किताब लिखी हुई ना आपकी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 2 3 4, ये उसमें है। तो मैंने सारा प्रॉपर लिखा हुआ भाई, मैं आपको बताऊं भाई। ओके, अब लेकिन ज्यादातर जो बुक्स है ना, उनमें आपको गलत लिखा मिलेगा। ये वो सारा भाई पहुंच पहुंच किया होता है, तो ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जेड लगाएं ना लगाएं। अब आपको सारा क्लियर पता है। ओके, तो बाल्मर फॉर्मूला था ना, वो क्या था? लैम्डा की टर्म में क्या था वो? b इंटू एम स्क्र बाई एम स्क्र माइनस 4। ये क्या है? रेडबर्ग। और इसका भी देवता कौन आ गया? बोर फॉर्मूला। इसमें z भी आ गया। तो यहां पर दो बात होगी। तो ये तो क्या हो गया? डेरिवेशन ऑफ, ये तो क्या है? डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग इक्वेशन। और ये क्या? डेरिवेशन ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। आसान है। अच्छा, अगर बोर ने ये इक्वेशन ड्राइव कर दी और ये पूरे स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकती है, तो एक बोर क्या कह सकता है? तो रेडबर्ग नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसने स्पेक्ट्रा को प्रिडिक्ट करने के लिए जो इक्वेशन बनाई थी वो हिटन ट्रायल से बनाई थी। बोर क्या बोल सकता है कि मैंने इक्वेशन ड्राइव की है बाकायदा थ्योरी, मेरी थ्योरी से, मेरे एटम से, और वो जो अब तो वो तो इक्वेशन तो वही है। तो अगर रेडबर्ग वाली इक्वेशन किसने ड्राइव कर दी? बोर ने। तो बोर ने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया पूरा स्पेक्ट्रम। आ गया आपको? तो इस तरीके से भाई, तो बोर ने क्या बोला? बोलो भाई। तो लाइमन सीरीज कहां से कहां पर आएगी? तो ये आपकी बेटा बोर एटॉमिक थ्योरी है। तो लाइमन सीरीज कहां से कहां पर आएगी? अगर NL क्या हो? 1 हो, तो 2 3 4 5 6 क्या आएगी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहां पर आएगी? कोई आपसे पूछ ले लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कितने पे आएगी? Z की वैल्यू 1 पुट कर दो। फर्स्ट लाइन बेटा, यहां पर 1 पुट करो, यहां पर क्या पुट करो? 2। 1/1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। कितना आएगा? नहीं आपको तो 3/4R 75R पे ना, 0.75R पे। और कितने पे आई थी लाइमन सीरीज की पहली लाइन? 0.75R पे आई थी। दूसरा यहां पर क्या हुआ? आखिरी लाइन कब आएगी? जब NL तो क्या हो? 1, और ये क्या हो? इनफाइनाइट। क्या हो? तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 1/1 कितना आएगा? R। नहीं आपको समझ में? तो ऐसे आप कोई भी लाइन प्रिडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, बाल्मर सीरीज की पहली लाइन बताओ कितने पे आएगी? बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बाल्मर सीरीज की पहली लाइन कितने पे आएगी? NL क्या पुट करो? क्या होती है? 2 में आना होता है। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो 3 से 2, यहां पर क्या पुट? 3, यहां पर क्या पुट? यहां पर 2, यहां पर 3 पुट करो। तो 2 पुट किया 1/4, 3 पुट किया 1/9। तो R इंटू 1/4 माइनस 1/9 लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 36। 4 9 36, 9 4 36, 5/36R। अब समझे बात? तो आप कोई भी लाइन प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली। आसान है कि मुश्किल है? पक्का पल्ले पड़ गया? चलो भाई मान लेता हूं। और यहां बेटा इसका डिपिक्शन है, बताओ। अरे भाई, जो मैंने आपको बताया था, एटम आप कैसे बनाओगे? इस फॉर्मूले से। इस 0.53 एंगस्ट्रॉम, Z को मान लो 1, Z को क्या मान लो 1, 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या मान लो A0। समझे बात? तो N की वैल्यू 1 पुट की। तो ये ध्यान रखियो। ये बताओ क्या करती है? तो लाइमन सीरीज कैसे आती है? देखो कहां पर आ रही है, बताओ कहां पर है? 2 7 में। अरे कहां से कहां पर आ रही है? 2 7 में, 3 7 में, 4 7 में, 5 7 में, 6 7 में। ये तो क्या डिस्टेंस स्केल पे ट्रांजिशन। और ये क्या है ट्रांजिशन उसकी? एनर्जी स्केल पे। नहीं है आपको? ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब समझे?
इवन बोर मॉडल भी आपको किताब में गलत गलत पढ़ाया गया होता है। कैसे बनाया होता है उनको, कन्वर्जिंग ऑर्बिट को, जो गलत होते हैं। आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ गई। आ गया? तो बताओ। अच्छा, डिस्टेंस स्केल पे ट्रांजिशन कैसे नजर आएंगे आपको? बाल्मर सीरीज कैसे नजर आई? बाल्मर सीरीज बताओ। बाल्मर ही नहीं होगी, बताओ कहां से कहां पर? 2 से 1, सॉरी 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। ये तो होगी डिस्टेंस स्केल पे। और एनर्जी स्केल पे क्या होगा बताओ भाई, बताओ। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। अगर लेवल क्या कर रहे हैं ऊपर, कन्वर्ज, तो लाइंस भी क्या करेंगी, कन्वर्ज, और कन्वर्ज कर भी रही थी। अगर लेवल में गैप लगातार घट रहा है तो इनसे आने वाली ट्रांजिशन में गैप क्या लगातार घटेगा ना। तो दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस में गैप लगातार क्या हो रहा था, कम नहीं हो रहा था क्या? बताओ। तो इस तरीके से भाई, तो आप इसको पता कर लोगे। तो यहां पर रखा भाई लाइमन सीरीज आप पूरी। अच्छा, मैंने क्या बोला था, लाइमन सीरीज रेंज कहां पर आएगी? अरे पहली लाइन कितनी पे आएगी? 2 से 1 आएगी, 0.754, आखिरी 1 आर के ऊपर। बाल्मर सीरीज की पहली कितने पे आएगी? बाल्मर की आखिरी कितनी पे आएगी? 0.254 पे। और पहली कितने पे आएगी? 0.139 आर पे। तो देखो इसकी पहली क्या बेटा, तो इसकी पहली और इसकी आखिरी कम की है इसकी पहली से, तो इनमें ओवरलैप नहीं है ना। अरे बोलो भाई। लेकिन इसकी बताओ, जिसकी आखिरी है वो इसकी पहली से कम है ना। लेकिन आप ये देखियो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन की पहली कौन सी है? 0.04 पे, और इसकी आखिरी कौन सी है? 0.06 पे। मतलब पास्चन सीरीज का मर्ज कर रही है, सॉरी लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट सीरीज का मर्ज कर रही है थोड़ी पास्चन में। सिमिलरली पिफंड का मर्ज करे, तुम क्या बोलेंगे? मर्ज कौन कर रहा है? ब्रैकेट का, पिफंड का मर्ज कर रही ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मर्ज कर रही है पास्चन में। पास्चन उसे मर्ज नहीं कर रही किसमें? बाल्मर में। और बाल्मर मर्ज नहीं कर रही। ये आप निकाल लोगे अब? पक्का आ गया आपको ये? ठीक है। थोड़ा क्या था क्वेश्चन बताओ। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ ले कि बताओ, तो अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो मैंने आपको बताया था ना कैसे बनाते होते हैं। N1 N2 में गैप सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। N1 से N2 में गैप क्या होता है, और फिर गैप क्या कम होता होगा। मतलब अगर ये गैप क्या है 75, तो यहां गैप कितना 25, यानी 75 गैप तो किन के बीच में होता है एक तरह से, यानी 70, यानी कि मिनिमम एनर्जी लेवल और मैक्सिमम एनर्जी लेवल में जो गैप होता है उसका 75% तो कहां होता है, फैला। और 25 में सारे लेवल आ लिए नहीं है आपको। तो कोई आपसे पूछ ले, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी पे कौन सी ट्रांजिशन आएगी? N1 से N2, डिस्टेंस स्केल पे नहीं क्या, N1 से N2, N2 से N इनफाइनाइट। आपको N2 से N इनफाइनाइट चला गया। अरे भाई N2 से N इनफाइनाइट इतना होता है, नहीं समझे बात? 3, अरे इसकी वैल्यू क्या होती है? -13.6, ये -3.4, और ये 0 होता होगा। तो यहां से यहां पर गया तो 3.4 लगेगी, यहां से यहां पर गया 10.2 लगेगी, नहीं है आपको? तो इनमें से ज्यादा पे कौन आएगा? N1 से, कोई बोल दे N3 से N5, N5 से N9। बताओ में से हाईएस्ट एनर्जी पे कौन सी आएगी? हाईएस्ट एनर्जी पे कोई बोल दे, बताओ एनर्जी स्केल पे इनमें से कौन सी ट्रांजिशन हाईएस्ट पे आएगी? N1 से N2। और डिस्टेंस स्केल पे हाईएस्ट कौन सी आएगी? डिस्टेंस स्केल पे आ गया आपको ये? नहीं आपको कर, ये मैंने पढ़ा था भाई, जिसने नहीं पढ़ रखा पहले वो पढ़ के आए। क्या बोलते हैं? बोर मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, तो एक बात और, हाउ मैनी पास्चन लाइंस, क्या भाई, हाउ मैनी पास्चन लाइंस वुड अराइज फ्रॉम n बराबर है 5। क्या आपसे पूछ ले भाई कि तो n बराबर 5 से कितनी पास। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि n बराबर 5 से टोटल लाइन कितनी ओरिजिनेट होंगी,
क्या टोटल लाइन यहाँ पर कितनी ओरिजिनेट होंगी? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ भाई, पता क्या, n इंटू एन माइनस 1/2 ये फॉर्मूला होता है टोटल लाइन ओरिजिनेट होने का। तो मैं पूछता हूं कि अगर सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रमोट हो जाएं n5 में, कहां पर भाई n5 में, तो कितनी लाइन आएंगी बताओ? 10। यहां पर क्या पुट करो 5, 5 माइनस 1 4, तो 5 चौक 20/2 कितना आ गया 10। यानी n5 से 10 लाइन आएंगी आपको। ऐसे कैसे 10 लाइन कैसे आएंगी? तो काम करो, अगर n5 में आपने प्रमोट कर दिया तो n5 से क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे 5 से 4 भी आ सकता है, 5 से 2 भी आ सकता है, 5 से 1 भी, और सॉरी 5 से 4 भी, 5 से 3 भी, 5 से 2 भी और 5 से 1 भी। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने सभी एटम के इलेक्ट्रॉन n5 में जा रखे तो 5 से 4 भी आ सकता है, 5 से 2 भी आ सकता है, 5 से 3 भी, 5 से 1 भी। लेकिन जब 5 से 4 आएगा तो 4 भी क्या हो जाएगा पॉपुलेट? नहीं आपको भाई 4 भी तो क्या जाएगा, आप कहोगे कि 5 से 4 भी आएगी, 5 से 4 तो आ गई, लेकिन 4 भी तो आ गया भाई, लेवल आ गया। तो आपने प्रमोशन 5 में गया था, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या गया, फिर लेवल 4 भी क्या होगा, भर गया। तो फिर 4 से कौन सी आएंगी? 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1। अब थर्ड लेवल कैसे बढ़ जाएगा? एक तो 5 से डॉट कहां पर आई थर्ड में, और एक 5 से 4 में आके और 4 से कहां पर रखे हैं थर्ड में। तो थर्ड लेवल दो तरीके से क्या रखा है पॉपुलेट, एक तो जिन एटम्स में 5 से सीधे कहां पर रखा है 3 में, और एक जिनमें 5 से पहले कहां पर आया 4 में, फिर 4 से 3 में। तो 3 से 2 और 3 से 1 और आ रही है ना। अब 2 भी तो 2 से 1 आ गई बेटा, काउंट कर 10 हो गए, 4 3 7 2 9 और 1 10 आ गए 10 लाइन। तो टोटल नंबर तो आप कैसे निकाल लोगे? n इंटू एन माइनस 1/2 से। और पास्ट चेन पूछ ले तो अब सारी बना के ऐसे, अब नहीं आपसे पूछे बालमर कितनी, बालमर क्या होती है? 2 में ना होता है, 2 में तो जहां भी लोअर में 2, तो 5 से 2 बालमर है, 4 से 2 बालमर है, 3 से 2 क्या है बालमर। तुम क्या बोलेंगे? टोटल लाइन आएंगी 10, बालमर आएंगी 3, 1 2 और 3। पास्ट चेन कितनी? पास्ट चेन लाइनमैन में पहले में आता है, बालमर में दूसरे में, पास्ट चेन में तीसरे में आता होगा। तो कौन कौन सी होंगी? 5 से 3 और 4 से 3 क्या है? पास्ट चेन होती होंगी। तो 2 लाइन क्या आएगी? पास्ट चेन आएगी। नहीं आपको? तो इस तरीके से भाई इसने पूरी तरह बताओ क्या एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी, बता दे इसको। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।